जय हिंद साथियों। सफलता परिवार में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं सुनी भारद्वाज और हम इससे पहले चर्चा कर रहे थे वर्णमाला के एक छोटे से पॉइंट पर, वर्ण के बारे में चर्चा कर रहे थे। और हमने जाना था कि जो वर्ण होता है वो दो प्रकार का होता है। उसमें भी दो प्रकार हमने ये देखे थे कि एक होता है स्वर और एक होता है व्यंजन, जिसमें यदि स्वरों की चर्चा की जाती है कि स्वर कितने होते हैं, तो मैंने आपको बताया था कि स्वर आपके जो होते हैं वो 11 होते हैं। अच्छा, 11 स्वरों के साथ साथ यदि आपसे प्रश्न बनता है कि कुल स्वर कितने होते हैं, तो आपका जवाब क्या होता है? 13 होते हैं। ये जो 13 स्वर होते हैं, उन 13 स्वरों में 11 क्या जोड़ दिए जाते हैं? 11 जो जोड़े जाते हैं वो आपके जोड़े जाते हैं, ये देखो, 11 के साथ जो प्लस में 2 जोड़े जाते हैं, उत्तर क्या हो जाता है आपका? 13। ये जो दो संख्या जोड़ी जा रही है, किसकी जोड़ी जा रही है? ये अयोगवाह। किसकी जोड़ी आ रही है भाई? अयोगवाह की संख्या जोड़ी जा रही है। ठीक है, अयोगवाहों की संख्या जोड़ी आ रही है। ये अयोगवाह क्या होता है? अयोगवाह जो होता है, समझो इसको ऐसे समझो कि देखो भाई, आ का जो अर्थ लिया गया है वो किससे लिया गया है? नहीं से। और योग का क्या अर्थ लिया गया है? जोड़। यहां पर जो वाह का मतलब बताया था मैंने आपको, वो क्या होता है? वहन करना। मतलब ऐसा हम कहें कि ऐसा कोई वर्ण जो किसी के साथ जोड़ नहीं रखता हो, किसी के साथ जोड़ नहीं रखता हो, परंतु अर्थ को आगे बढ़ाते चलता है, आगे वहन करते चलता है, वह क्या कहलाता है? अयोग्य कहलाता है। लेकिन बात यह है कि भाई किसके साथ जोड़ नहीं रखेगा? प्रश्न बना कि भाई किसके साथ जोड़ नहीं रखेगा, तो हम ये कहेंगे ना तो ये स्वरों के साथ और ना ही ये व्यंजनों के साथ, इन दोनों के साथ जोड़ नहीं रखेगा। ऐसा वर्ण क्या कहलाता है? अयोगा कहलाता है। लेकिन प्रश्न ये है कि भाई ये दो आप जोड़ते हैं, इनको आप स्वरों के साथ क्यों जोड़ते हैं? फिर अयोगा जो होते हैं वो किसी के साथ नहीं जोड़े जाते। तो आप मुझे एक बात बताओ कि ये जो दो अयोगा हैं, इनको हम स्वरों के साथ क्यों जोड़ते हैं? इसका भी एक कारण है। पाणिनि ने अपनी अष्टाध्यायी में कुछ सूत्रों की चर्चा की थी। उसके बाद एक मुनि आए, एक व्यक्ति थे जिनका नाम था आचार्य वरदराज। कौन थे? आचार्य वरदराज। ये जो आचार्य वरदराज हैं, आचार्य वरदराज ने एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है लघु सिद्धांत कौमुदी। क्या नाम है भाई? लघु सिद्धांत कौमुदी। ये आचार्य वरदराज की एक पुस्तक है संस्कृत में। ठीक है ना, संस्कृत में एक पुस्तक है आचार्य वरदराज की, लघु सिद्धांत कौमुदी। जब इसमें हम संज्ञा प्रकरण पढ़ते हैं, अर्थात हम हिंदी में ऐसे कहें कि जब वर्णमाला पढ़ते हैं, तो संज्ञा प्रकरण को पढ़ते समय वहां पर कहा गया है, क्या कहा गया है? वहां पर कहा गया है कि अंग अह इत्यचः परावनुस्वार विसर्गो। इस पंक्ति से ये जाहिर होता है, क्या पता चलता है? इस पंक्ति से ये पता चलता है कि यदि अंग और अह इति अचः। अच किसे कहते हैं? अच कहते हैं मेरे भाई स्वर को। अच किसे कहते हैं? स्वर को। यदि अंग और अह पर मतलब बाद में, पर का मतलब क्या होता है? बाद। किसके बाद? स्वरों के बाद अगर आ जाएं तो किस नाम से जाने जाएंगे? तो इनको एक तो अनुस्वार कहेंगे और एक क्या कहेंगे? विसर्ग। इन दोनों को मिलाकर के ही क्या कहा जाता है हिंदी में? इन्हीं दोनों को अयोगवाह कहा जाता है। इसका मतलब ये है, हम ये कह सकते हैं कि स्वरों के साथ किसको रखा जाता है? अयोगवाहों को रखा जाता है, जिससे हम बता सकते हैं इस पंक्ति के माध्यम से कि अंग और अह इत्यचः परानुस्वार विसर्गो। बात क्लियर है? कहने का मतलब ये है, मैं आपको इतना समझाना चाह रहा हूं कि ये जो दो अयोगवा हैं, जब ये कहते हैं कि जोड़ किसी के साथ नहीं रखेंगे और आगे अर्थ को बढ़ाते चलेंगे, जब जोड़ किसी के साथ नहीं रखेंगे तो स्वरों के साथ जोड़ क्यों रखा जाता है? क्योंकि इस पंक्ति से पता चलता है कि स्वरों के साथ ही इनका हमेशा प्रयोग होगा, स्वरों के साथ अर्थात बाद में।
ध्यान रखना, कभी क्वेश्चन आपसे पूछे कि अयोगवाहों का प्रयोग या अनुस्वार का प्रयोग या विसर्ग का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए स्वरों के बाद, ऑप्शन नंबर बी स्वरों से पहले, तो आपका जवाब क्या होगा? स्वरों के बाद। ऐसे करके ढेर सारे ऑप्शन आपके सामने हो सकते हैं, जिसमें आपका सही उत्तर क्या होगा? स्वरों के बाद। ठीक है ना? चलो इसके आगे हम चर्चा करते हैं। ये तो हमारी एक बात तो कुछ हो भी चुकी थी। अच्छा, जिन लोगों ने इससे पहले वाली क्लास को नहीं देखा है वो क्लास को देखते रहिएगा, ठीक है? और यदि आपको कहीं भी कोई समस्या है तो समस्या का समाधान किया ही जाएगा, इस बात से आप निश्चिंत रहें। तुम देखो भाई, आगे हम पढ़ रहे थे स्वर, और मैंने आपको ये बताया कि वर्ण जो होता है, मैंने हम क्या बताया, वर्ण जो होता है वो दो प्रकार का था मेरे पास। एक नंबर का था स्वर और एक नंबर था आपके पास व्यंजन, जिसमें हम जो चर्चा कर रहे थे स्वरों की चर्चा कर रहे थे, स्वरों के भेदों की चर्चा कर रही थी। किसकी चर्चा कर रहे थे भाई? स्वरों के भेदों की चर्चा कर रहे थे। स्वरों के जो भेद होते हैं, उन भेदों के माध्यम से हम समझने का प्रयास कर रहे थे कि स्वर के कितने टाइप हमें और देखने को मिलते हैं। अगर वो ये कहता है कि स्वर के 3 भेद होते हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो जो 3 भेद बताता है व्यक्ति, वो किस आधार पर बताता है? वो बताता है मात्रा या उच्चारण के आधार, जिसकी चर्चा हम अब करने जा रहे हैं। ठीक है भाई? देखो, अगर आपसे पूछा जाए, हमने इससे पहले जो चर्चा की थी उत्पत्ति के आधार पर स्वरों की चर्चा की थी। जिन लोगों ने नहीं देखा है उसे एक बार उसको देख लेना। मूल स्वर, संधि स्वर, संधि स्वर भी 2 प्रकार के होते हैं, एक दीर्घ संधि स्वर, एक संयुक्त संधि स्वर। इन सब बातों की चर्चा हमने पहली वाली क्लास में हमने कर ली थी। ठीक है? अब हमें जो चर्चा करनी है वो किस पर चर्चा करनी है? हमें चर्चा करनी है नंबर 2। नंबर 2 की बात की जाए तो इसमें आपका आ जाता है, क्या आ जाता है साहब? मात्रा कहो या उच्चारण कहो। मैं अभी आपको अंतर बताऊंगा दोनों में। यहां पर एक बात का अंतर आ जाएगा, मात्रा या उच्चारण के आधार पर, मात्रा या उच्चारण के आधार पर किसके भेद? स्वरों के भेद। मात्रा या उच्चारण के आधार पर स्वरों के भेद कितने होते हैं? तो आपका जवाब क्या होना चाहिए? बताइएगा साहब, कितने भेद होते हैं? ये जो भेद होते हैं ये होते हैं आपके 3। कैसे? सबसे पहले कहा गया, अगर किसी स्वर के बोलने में या किसी वर्ण के बोलने में हम सबसे कम समय लगाएंगे तो उसको एक कैटेगरी बांट दी। अगर उससे थोड़ा सा ज्यादा समय लगेगा तो उसको दूसरी कैटेगरी में रख दिया। उससे थोड़ा सा और ज्यादा लगेगा उसको तीसरी कैटेगरी। मतलब फाइनली ये है कि अगर सबसे ज्यादा समय जिसमें लग रहा है वो आपका लास्ट वाला है। अब इन तीनों को हम बांटते कैसे हैं? समझो, ऐसे मैंने आपसे कहा कि मेरे पास 3 पॉइंट हैं। इन 3 पॉइंटों में एक आपका हो जाता है नंबर 1 ह्रस्व स्वर। क्या हो जाता है साहब? नंबर 1 ह्रस्व स्वर। नंबर 2 की बात अगर की जाए तो आप ये कहेंगे नंबर 2 पे आपका हो जाएगा दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर के बाद अगर बात की जाए कि दीर्घ स्वर के बाद अगर मैं ये कहूं कि नंबर 3 पे आपका क्या हो जाएगा? प्लुत स्वर। देखो, जो लोग प्लुप्त कहते हैं, प्लुप्त प्लुप्त नहीं होता, ये क्या होता है? प्लुत होता है। क्या होता है? प्लुत। आधा पा ला में छूटे की मात्रा होता, प्लुत स्वर होता है। देखो भाई, एक बार यहां से समझने का प्रयास करें आप कि ह्रस्व स्वर जो होता है, ह्रस्व स्वर का मतलब क्या है और दीर्घ स्वर का मतलब क्या है और प्लुत स्वर का मतलब क्या है? जिन स्वरों के बोलने में सबसे कम समय, मतलब मैं ये कहूं सबसे कम समय, अर्थात एक मात्रा का समय, भाई सबसे कम समय, अर्थात एक मात्रा का समय। अर्थात क्या है साहब? अर्थात एक मात्रा का समय। सबसे कम समय का मतलब यहां पर हो जाएगा एक मात्रा का समय। ऐसे स्वर क्या कहलाएंगे आपके? ऐसे स्वर कहलाएंगे आपके ह्रस्व स्वर। ठीक है? अच्छा, जिन स्वरों के बोलने में ह्रस्व स्वर से थोड़ा ज्यादा समय लगेगा, दुगुना समय लगेगा, तो हम ये कह सकते हैं ह्रस्व स्वर से 2 गुना, 2 गुना कहो या दुगुना कहो, 2 गुना समय, अर्थात कितना समय है साहब? अर्थात 2 मात्रा का समय, अर्थात 2 मात्रा का
समय लगे, दो मात्रा का समय लगे, उसे हम क्या कहेंगे? उसे कहेंगे साहब आपका दीर्घ स्वर। बात समझ पा रहे हैं ना? देखो, सबसे जिन स्वरों को बोलने में सबसे कम समय लग रहा है उसको हमने क्या कहा? ह्रस्व स्वर। और जिन स्वरों को बोलने में थोड़ा सा इनसे ज्यादा समय लग रहा है उसे हमने क्या कहा? दीर्घ स्वर। और जिन स्वरों के बोलने में दीर्घ से भी ज्यादा समय लग रहा है उसको हमने क्या कहा? प्लुत स्वर। देखो, समझने वाली बात यह है कि जब मैं प्लुत स्वर की बात करूंगा तो मैं ये कहूंगा कि भाई ह्रस्व स्वर से कितना समय लगेगा? ह्रस्व स्वर से जो समय लगेगा, ह्रस्व स्वर से तिगुना समय, ह्रस्व स्वर से तिगुना कहो। अर्थात हम ये भी कह सकते हैं कि दो मात्रा से ज्यादा का समय जिसमें लगे, दो मात्रा से ज्यादा, दो मात्रा नहीं, दो मात्रा से ज्यादा का समय, अर्थात ये भी कह सकते हैं तीन मात्रा का समय, अर्थात तीन मात्रा का समय, तीन मात्रा का समय जिन स्वरों के बोलने में ह्रस्व स्वर से तिगुना अर्थात तीन मात्रा का समय लगे उसे हम क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं साहब प्लुत स्वर। ये तो रही साहब आपकी परिभाषा। अब इन तीनों के एग्जाम्पलों की अगर बात की जाए तो मैं एग्जाम्पल की बात करना चाहूंगा। एग्जाम्पल क्या होंगे साहब, एक बार देख लो। ठीक है, देखो भाई, एग्जाम्पल जो रहेंगे आपके, तो मैंने कहा भाई सबसे कम समय जिसमें लगता है वो स्वर कौन कौन से हैं? तो आपका जवाब होगा अ, ई, उ और री। ये चारों के चारों स्वर कैसे स्वर कहलाएंगे? हमारे प्लुत स्वर कहलाएंगे। सॉरी, प्लुत क्यों, ह्रस्व स्वर कहलाएंगे। सबसे कम समय लग रहा है इसको हम क्या कहेंगे? प्लुत स्वर कहेंगे, सॉरी ह्रस्व स्वर कहेंगे। अच्छा, सबसे कम समय लगे तो हम क्या कहलाएंगे? उसे ह्रस्व स्वर कहेंगे। अच्छा, दीर्घ स्वर की अगर बात की जाए, दीर्घ स्वर क्या होता है? तो ऐसे समझे, जिन स्वरों के बोलने में ह्रस्व स्वर से ज्यादा समय लगेगा, मतलब छोटा से बड़ा पहुंचने में जितना समय लग रहा है वो दीर्घ स्वर में, दीर्घ स्वर में आ जाएगा। बड़ा आ हो गया, बड़ी ई हो गई, बड़ा ऊ हो गया। और देखो, बड़ी री का खेल यहाँ पर हिंदी में तो कम है, बहुत किंचित मात्र मिलता है, लेकिन संस्कृत में सर्वाधिक प्रयोग होता है इसका। तो डी का प्रयोग हम ना ही करें तो बेहतर होगा यहाँ पर, क्योंकि इसका प्रयोग अब अनदेखा अनदेखा कर दिया जाता है। आ ई उ, ए आई ओ और औ, ए आई ओ और औ। समझ पा रहे हैं ना भाई? ये हमारा क्या कहलाएगा? हमारा दीर्घ स्वर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? दीर्घ स्वर कहलाएगा। दीर्घ स्वर किसे कहेंगे हम? दीर्घ स्वर उसको कहेंगे जिसके बोलने में ह्रस्व स्वर से थोड़ा सा ज्यादा समय लगे, मतलब थोड़ा मतलब दुगना समय लगे, उसे हम क्या कहेंगे? दीर्घ स्वर कहेंगे। चलो आगे की बात की जाए साहब। फिर मैंने ये कहा ये तो रहा मेरा दीर्घ स्वर, लेकिन साहब प्लुत स्वर की बात कैसे करेंगे? तो देखो, प्लुत स्वर के बारे में आपको बता दूं, जो कहा जाता है हिंदी में, ध्यान रखना हिंदी की बात है और संस्कृत की बात है, यहां पर समानांतर नहीं होती है। यहां जो माना जाता है वो ये माना जाता है कि सभी दीर्घ स्वर, सभी दीर्घ स्वरों के बोलने में प्लस सभी दीर्घ स्वर, सभी दीर्घ स्वर प्लस ह्रस्व आ, मतलब छोटा आ, इनको क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है आपका प्लुत स्वर। लेकिन संस्कृत में सभी स्वरों को प्लुत कहा जाता है, बड़ी लिरी नहीं होती है, अर्थात हम ये कह सकते हैं इसमें दीर्घ लिरी नहीं होती है। बाकी लिरी का खेल हिंदी में कुछ नहीं है, संस्कृत में ही लिरी एक वर्ण है जिसको हम कहते हैं लिरी। ये एक स्वर है, संस्कृत में इसे हम एक स्वर मानते हैं, हिंदी में इसे स्वर की संज्ञा नहीं दी जाती है। ठीक है, ये संस्कृत में होता है ह्रस्व होता है और प्लुत होता है, दीर्घ नहीं होता है। जो विद्वान प्लुत मानते हैं उनके अनुसार वर्णों की संख्या 63 भी हो जाती है और 64 भी हो जाती है। वो यही कारण है कि जो मानते हैं वो संख्या बढ़ जाती है, जिनके जो नहीं मानते उनकी संख्या घट जाती है। 63 64 इसलिए वर्ण रहते हैं किसमें? वर्णमाला में। किसकी? संस्कृत वर्णमाला में कितने वर्ण रहते हैं? 63 या 64 वर्ण रहते हैं। अच्छा, इसके आगे की बात की जाए साहब, ये तो रहे आपकी कि साहब ये तो प्लुत स्वर हो गए, लेकिन आगे की बात ये करना चाह रहा हूं कि देखो, मैंने आपसे ये कहा भाई इसका उदाहरण क्या होगा? मैंने क्या पूछा? इसका उदाहरण क्या होगा? दिखाई दे रहा है ना भाई? स्पष्ट है, क्लियर हो रही हैं चीजें? चलो देखो, उदाहरण क्या होगा?
उदाहरण की बात की जाए तो आपके लिए सुप्रसिद्ध एग्जाम्पल मिल जाएगा आपको ओ, समझ पा रहे हैं ना। ये जो एग्जाम्पल है आपको क्यों मिलता है, ये जो एग्जाम्पल मिलता है इसलिए मिलता है क्योंकि यहां पर ओ को क्या है, सबसे लंबे समय के लिए खींचा जा रहा है, थोड़ा देर तक खींचा जा रहा है, इसलिए ये क्या हो जाएगा आपका पुल्लित स्वर का एग्जाम्पल हो जाएगा। अच्छा, इसके साथ साथ मैं और एग्जाम्पल की बात करूं तो जैसे मुझे राम को चिल्लाना है, राम, ये क्या कहलाएगा भाई, ये कहलाएगा आपका पुल्लित स्वर। अब आप सोच रहे होंगे मैं लाइन के ऊपर से लाइन क्यों नहीं खींच रहा हूं भाई। लाइन ना खींचने का एक कारण है, कारण ये है, मैं आपको बता दूं कि जब भी आपसे पूछा जाए, जैसे मैंने लिखा स्वर, मैंने क्या लिखा स्वर, अब देखो स्वर के ऊपर जो मैंने लाइन खींची है, इस लाइन को क्या कहा जाता है, इस लाइन को कहा जाता है मेरे भाई शिरोरेखा। क्या कहा जाता है, शिरोरेखा। और नीचे जो लाइन खींचती है क्या बोलते हैं इसको, हाजी क्या बोलते हैं बताओ, नहीं, इंग्लिश में इसे अंडरलाइन बोलते हैं ना, और हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, हिंदी में इसे बोलेंगे अधोरेखा। क्या बोलेंगे, अधोरेखा। अच्छा, आपसे भी ये पूछ लिया जाए अधोरेखा में समास संधि कौन सी, अधोरेखा में, तो अधा प्लस रेखा बराबर अधोरेखा बनता है, विसर्ग के स्थान पे हो जाता है कौन सी, विसर्ग संधि है, ठीक है, अधोरेखा कहा जाता है। लेकिन इसकी एक शर्त है, इसकी एक शर्त है, ऊपर वाली लाइन जो शिरोरेखा है ये कहती है कि ये जब भी खिंचेगी तो हमेशा गोल घुंडी वाले जितने वर्ण होंगे, चाहे वो आपका भा हो, चाहे वो आपका शा हो, चाहे वो आपका धा हो, चाहे वो आपका क्या हो, धा, धा हो गया, चाहे आपका कौन सा वर्ण हो, और किसमें आता है, भा में आता है, शा में आता है, और भी ऐसा कोई वर्ण जैसे आपका विसर्ग है, और जैसे आपके ये वाले जो वर्ण है मतलब चिन्ह, इन सभी स्वर, इन सभी वर्णों के ऊपर से कभी भी शिरोरेखा नहीं गुजरती। ध्यान रखने वाली बात है कि इन वर्णों के ऊपर से कभी भी शिरोरेखा नहीं गुजरती, नहीं गुजरती। इसका मतलब ये है कि जो लोग ये लिखते हैं भारत माता की जय, तो मुझे एक बात बताओ, भारत माता की जय लिखने के लिए जो लोग 1 किलोमीटर पहले से लाइन खींचना स्टार्ट कर देते हैं, क्या ये सही है, गलत है। क्योंकि भारत माता की जय लिखने के लिए हमें स्टार्टिंग में भारत शब्द लिखना पड़ता है, और जिसमें सबसे पहला वर्ण आता है भा। हम ये कह सकते हैं कि भा के ऊपर जो लाइन खींची हुई है वो कहां से खींची जानी चाहिए, इस गोल हुंडी के बाद से। क्लियर है भाई बात है, समझते रहना, चीजें हो सकती हैं आप जानते हो, और जानते हैं तो अच्छी बात है, नहीं जानते तो और अच्छी बात है, क्योंकि आप समझ पा रहे हैं इन चीजों को। चीजों को कभी कभी ऑब्जर्व भी किया जाता है, कभी कभी अधिग्रहण किया जाता है, कहने का मतलब ये है, ठीक है। अच्छा, मैं इससे पहले भी बात कर रहा था आपसे कि ओम और इनके देखो 3 इकाई बनी हुई है, 3 इकाई, और इस वाले चिन्ह के ऊपर से, इनके ऊपर से शिरोरेखा नहीं गई। समझ पाए होंगे क्यों नहीं गई। अच्छा, जैसे आप किसी व्यक्ति को चिल्ला रहे हैं, जैसे आप किसी व्यक्ति को चिल्ला रहे हैं तो कौन से स्वर का प्रयोग करेंगे, तो आपसे पूछा जाएगा तो आपका जवाब होगा प्लुत स्वर का। देखो प्लुत स्वर को घुमाने के लिए वो कितने प्रकार के आपके सामने क्वेश्चन बना सकता है, ढेर सारे। सबसे ज्यादा समय जिस स्वर को बोलने में लगता है वह कौन सा स्वर होता है, सबसे ज्यादा समय, तो आप कहेंगे उस समय प्लुत स्वर का प्रयोग होता है। यदि आपसे ये पूछा जाए कि दीर्घ स्वर से ज्यादा समय किसमें लगता है, तो आप कहेंगे प्लुत स्वर में। ह्रस्व स्वर का तिगुना समय किसमें लगता है, प्लुत स्वर में। और जिसको एक मात्रिक स्वर कहते हैं वो क्या कहलाता है, तो आप कहेंगे एक मात्रिक। देखो समझने वाली बात है, मैंने कहा सबसे कम समय अर्थात एक मात्रा का समय, कितना समय, एक मात्रा का समय। तो मैं क्या मैं इसको एक मात्रिक कह सकता हूं, क्या मैं इसको एक मात्रिक स्वर कह सकता हूं, हाँ या ना, क्यों भाई कह सकते हैं ना एक मात्रिक स्वर। अच्छा, मैंने कहा है दीर्घ स्वर को भाई ह्रस्व स्वर से कितना, 2 गुना, अर्थात कितना समय, 2 मात्रा का समय। जिसमें 2 मात्रा का समय लगेगा वो स्वर क्या कहलाएगा आपका, वो स्वर कहलाएगा आपका द्विमात्रिक। क्या कहलाएगा, द्विमात्रिक स्वर कहलाएगा, द्विमात्रिक स्वर, ठीक है। इसके बाद अगर बात की जाए कि भाई प्लुत स्वर में कितना समय लग रहा है, प्लुत स्वर में ह्रस्व स्वर से तिगुना, अर्थात कितना, 3 मात्रा का समय लग रहा है। तो प्लुत स्वर को क्या नाम दिया जाएगा, इसको नाम दिया जाएगा मेरे भाई त्रिमात्रिक स्वर। क्या नाम दिया जाएगा, त्रिमात्रिक स्वर। कोई दिक्कत, अगर कोई परेशानी हो तो पूछते रहना, ठीक है भाई। हाँ जी, चलें भाई आगे। अगर किसी को कमेंट में कुछ पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में आप लिखते रहिएगा और सफलतापूर्वक आपका उत्तर
जारी कर दिया जाएगा, आपको बता दिया जाएगा। चलें भाई आगे। देखो अब मैं आपसे दो बात पूछने जा रहा हूं, इन दो बातों को थोड़ा ध्यानपूर्वक समझना। मैंने आपसे पूछा नंबर एक लाइन खींची हुई है ओ के नीचे, नंबर 2 लाइन खींची हुई है इस 3 इकाई के नीचे, नंबर 3 लाइन खींची हुई है, नंबर 3 की जो लाइन है वो मां के नीचे। मैंने आपसे प्रश्न किया है कि निम्नलिखित में से 1 2 3 में से आपको ये बताना है कि पुरुष स्वर कौन सा है। क्या बताना है? पुरुष स्वर कौन सा है, तो बताओ कौन सा होगा? कौन सा? दूसरा। बस यही तो आप हिलक गए, यही तो आपको गलतियां नहीं करनी है। मैंने अभी आपसे बोला, क्या बोला मैंने आपसे बोला कि जिन स्वरों के बोलने में सबसे ज्यादा समय लगेगा, क्या कहलाएगा? वो पुरुष स्वर कहलाएगा। अब एक बात बताओ, ये बताओ चिल्ला कौन रहा हो, इसमें कौन सा वर्ण ऐसा जो चिल्ला रहा है? आप कहेंगे भाई ओ चिल्ला रहा है। आप मारने चले 3 को, तो 3 इकाई क्या आ रही है? अरे मुझे क्यों मारने आए हो, चिल्ला तो आगे वाला रहा है? भाई मैं तो पहरेदार हूं, इससे पहले वाला वर्ण चिल्ला रहा है, इसका मतलब ये है 3 इकाई क्या है? अरे 3 इकाई जो है प्लस स्वर का क्या है? चिन्ह है। मैंने आपको बताया इसके चिन्ह भी होते हैं, जैसे मैंने अभी बीच में प्रयोग किए। चिन्ह कौन कौन से होते हैं समझो। चिन्ह जो होते हैं वो या तो 3 इकाई के रूप में आप प्रयोग कर सकते हैं, या फिर अवग्रह या खंडाकार। खंडाकार हम संस्कृत में बोल सकते हैं, लेकिन अवग्रह का प्रयोग किया जाता है हिंदी में बोलने के लिए, अवग्रह का भी प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है भाई, क्लियर है ना बात है? अच्छा आगे अगर मैं ये पूछूं कि भाई ये क्या होगा, तो आप कहेंगे इसे हम कहेंगे चिन्ह। क्या कहेंगे? ये है पुरुष स्वर का चिन्ह। जबकि पुरुष स्वर कौन सा है, तो आप कहेंगे पुरुष स्वर जो होगा ये कहलाएगा पुरुष स्वर। अब आप कहेंगे भाई कैसे? समझो, मैंने लिखा ओम। क्या लिखा मैंने? ओम। अच्छा इस ओम में और इस ओम में अंतर है। अंतर है, किस बात का अंतर है? आप ये कहेंगे भाई ये जो ओम है ये दीर्घ वाला ओम है। क्यों? क्योंकि इसके पीछे कोई वर्ण नहीं है, और इसके पीछे ये वाला जो ओम है ये ओ क्या है? 3 इकाई के साथ है। ऐसे समझो आप, ऐसे समझो कि जैसे मैंने आपसे कहा राम। क्या कहा मैंने भाई आपसे? राम। राम के अंत में क्या है? छोटा है। क्या है? छोटा। तो मैंने क्या भाई इसके पीछे जो मिल गया मुझे छोटा मिल गया। फिर मैंने कहा मुझे बड़ा कहना है, मैंने कहा रामा, तो ये क्या हो गया? बड़ा हो गया। अब मुझे इससे भी ज्यादा देर चिल्लाना है, मुझे कहना भाई रामा वाला लंबा करना है स्वर, तो क्या मैं इस लाइन का प्रयोग करूंगा? नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा? क्योंकि आ जो होता है या तो छोटा आ होगा या बड़ा आ होगा। अगर उससे भी ज्यादा बड़ा आ कहना होगा तो हम देखो, पहली लाइन तो ये थी, पहली लाइन ये, दूसरी लाइन ये, इतनी तो मात्रा चलती है। लेकिन जब तीसरी लाइन की बात आई तो ये बोलते हैं एक काम करो भाई, एक काम करो, जब भी कोई स्वर चिल्लाना होगा तुम एक काम करना, उस स्वर के पीछे ना 3 इकाई रख देना। क्या रख देना? 3 इकाई। इसका मतलब क्या हो गया? ये 3 डंडा हो गए इसके। समझ में आई बात? देख, एक डंडा का हमारे पास है, 2 डंडा का विधान है, तीसरे डंडा का कोई विधान नहीं है। इस तीसरे डंडा को दर्शाने के लिए हमें कैसे पता चलेगा ये 2 डंडे वाला दीर्घ वाला ओ है या पुरुष वाला ओ है? तो हम कैसे करेंगे? हम इसे करेंगे ओ में क्या करेंगे? ये तो हो गया दीर्घ का, ये किसका हो गया? दीर्घ का। और ये किसका? ओ हो गया पुरुष का। क्यों? क्योंकि ये जो चिन्ह लगा हुआ है ना, इसको हटा रहा हूं भाई, देख लेना एक बार। ये जो चिन्ह लगा हुआ है, कौन सा वाला? ये जो चिन्ह लगा हुआ है, इससे पता चल रहा है कि पहले वाला जो वर्ण है ना ओ, जो पहले वाला वर्ण है ओ, उसमें पुरुष स्वर का प्रयोग किया जाए। क्योंकि 3 इकाई पीछे बैठ के बता रहा है कि इसको और लंबा खींचो। ठीक है, बात क्लियर है ना? चले भाई आगे। अच्छा यहां से 2-4 बातें और क्या है? 2-4 बातें ये हैं, जैसे बातें ही समझते रहेंगे, सभी बातें एग्जाम की हैं। एग्जाम में किस हिसाब से किस बात को कैसे प्रदर्शित किया जा सकता है, आप इसके लिए तैयार रहें। हो सकता है आप कभी कभी चीजों को पढ़ते पढ़ते बोर हो जाएं, अरे कि ये चीज कैसे आ गई, हमने तो इतनी सारी वर्णमाला पढ़ी, हमें तो आज तक नहीं मिली। चीजों को ग्रहण करना सीखो। अगर आपके अंदर क्षमता है तो आप ग्रहण कर पाएंगे बखूबी। ठीक है साहब? देखो भाई आगे मैं ये कहना चाह रहा हूं। आगे मैंने कहा कि भाई पुरुष स्वर का प्रयोग कहां होता है। इसका जो प्रयोग होता है
वो अधिकतर मैं आपसे ये कहूंगा, तो आप ये कहेंगे भाई इसका जो प्रयोग मिलेगा कहाँ कहाँ मिलेगा, तो आपका जवाब होगा, देखो मैं लिख देता हूं इस बात को, कि प्लुत स्वर का प्रयोग, किस स्वर का, प्लुत स्वर का प्रयोग, प्लुत स्वर का प्रयोग प्लुत स्वर का प्रयोग रोने कोमा चीखने, रोने कोमा चीखने कोमा चिल्लाने, रोने कोमा चीखने कोमा चिल्लाने कोमा पुकारने, पुकारने तथा, पुकारने तथा नाटक के, तथा नाटक के संवादों, तथा नाटक के संवादों में किया जाता है, नाटक के संवादों में किया जाता है। तो समझ पा रहे हैं ना, नाटक का संवाद तो खैर आप जानते होंगे नाटक का संवाद कैसा होता है, ठीक है, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है, आप लोग सुनना चाहते हैं मेरे मुंह से तो मैं वो भी बता दूंगा। देखो भाई प्रयोग की हम बात करें तो प्लुत स्वर का प्रयोग कहाँ होगा, रोने में, जब रोते हैं तो एक स्वर को हम लंबा खींचते हैं। अच्छा, रोने के साथ हम अगर किसी को चीखते हैं पुकारते हैं तो भी क्या करते हैं, लंबा स्वर को खींचते हैं, चिल्लाते हैं, तब भी हम किसी बात को लंबे समय तक बोलते हैं, और पुकारते हैं तब भी। इसका मतलब इन सभी के साथ साथ, रोने चीखने चिल्लाने के साथ साथ, और इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, अच्छा, और इसका प्रयोग कहाँ किया जाएगा, और इसका प्रयोग किया जाएगा नाटक के संवादों, नाटक के संवादों में किया जाता है। जैसे कभी कभी आप देखते हैं रामलीला, देखते हैं ना भाई, हैं रामलीला देखिए, रासलीला देखिए, हाँ नहीं, अगर नहीं देखिए तो यहाँ दिखा देंगे, आ जाना यहाँ पे दिखा देंगे आपको, यहाँ रामलीला ग्राउंड में होती है, ठीक है, बहुत बड़ी, बहुत अच्छे से होती है, कई दिन तक चलती है वो भी। तो उसमें क्या होता है, एक स्वर को लंबा खींचा बहुत देर तक, नहीं समझ पा रहे, अरे ऐसे समझो भाई, देखो ट्रैक्टर चलता है गांव में, ट्रैक्टर चलता है ना, जो ट्रैक्टर चलता है, ट्रैक्टर पर चलते हैं रसिया, क्या चलते हैं, रसिया, और क्या चलते हैं, ढोला है, ढोला भी तो चलते हैं ना, और क्या होता है, रसिया ढोला क्या जो भी कहते हैं, उसमें एक स्वर को बहुत लंबा खींचा जाता है, तो क्या होते हैं, अच्छा जो भी होते हैं, मतलब एक स्वर को लंबा खींचा जाता है, तो जो स्वर जो लंबा खींचा जा रहा है उसमें कौन स्वर का प्रयोग किया जा रहा है, तो आप कहेंगे प्लुत स्वर का प्रयोग किया जा रहा है। जैसे कभी आप देखते हैं संवाद होता है, तो जैसे राजा महाराजा निकल के आते हैं, राजा महाराजा निकल के आते हैं, उससे पहले जो व्यक्ति आता चिल्लाता है कि राजा महाराजा पधार रहे हैं। एक बात बताओ, इस बात को आराम से भी गाया जा सकता है कि राजा महाराजा पधार रहे हैं, लेकिन वो लंबा क्यों खींचता है, इसलिए खींचता है जिससे कि मेरी जो आवाज है वो थोड़ा लंबे समय तक दूर दराज क्षेत्रों में जाए और वहां तक के लोगों को मेरी आवाज सुनाई दे। समझ पा रहे हैं ना, मतलब प्लुत स्वर का प्रयोग हम लंबी आवाज को करने के लिए भी करते हैं, दूर तक आवाज जाए इसके लिए भी हम इसका प्रयोग करते हैं। समझ पा रहे हैं ना, चलें भाई आगे चलो। तो मैंने आपसे कहा कि प्रयोग तो हमारी समझ में आ गया होगा। अच्छा, और भी ढेर सारी चीजें हैं जिसमें हम इसका प्रयोग करते हैं। जैसे परेड होती है, तो परेड में एक व्यक्ति आगे से सबसे आगे लगा होता है, उसमें वो व्यक्ति चिल्लाता है परेड में, तो उसको परेड में जो बोलता है वो व्यक्ति, तो उसमें भी चिल्लाना पड़ता है? तो ये किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, आपका प्लुत स्वर का। ठीक है, चलो भैया आगे की चर्चा करते हैं हम। आगे की चर्चा क्या है, आगे की चर्चा ये है मेरे भाई, हेडिंग निकाल के दिखाएंगे कौन सा दूसरा पॉइंट था ना, ये नंबर 3 की बात करेंगे। नंबर 3 क्या कहता है, नंबर 3 ये कहता है कि ओष्ठाकृति। ओष्ठाकृति भाई, ओष्ठ किसे कहते हैं, ओष्ठ कहते हैं होठों। ओष्ठाकृति मतलब मैं हिंदी में ऐसे कह दूं, हिंदी में आप एकदम देसी भाषा में समझो भाई। देखो ध्यान रखो, कोई भी भाषा हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, अपनी देसी भाषा में समझने का प्रयास किया करो। ज्यादा अंग्रेजी बनने का प्रयास करोगे तो वो भी जो आ रही होगी ना वो भी चली जाएगी। समझ रहे ना, आप किताबी भाषा को अपने जहन में उतारने का प्रयास करोगे, बहुत कम ना के समान उतरेगी। आप उसी भाषा को अपनी लैंग्वेज में, अपने शब्दों में उतारो, तो शब्द को, उस परिभाषा को आप अच्छे से व्याख्यान कर पाओगे। हो सकता है आप पहले समय में थोड़ा कम कर पाए, लेकिन दूसरे तीसरे समय में थोड़ा अच्छे से व्याख्यान कर पाएंगे।
मैंने कहा ओष्ठाकृति, ओष्ठ कहते हैं होठों को, ठीक है, और आकृति कहते हैं आकृति को। तो मैं कह सकता हूं होठों की आकृति। ओष्ठाकृति को क्या कह सकते हैं? होठों की आकृति। होठ कहो, कुछ लोग ऊंट भी कह देते, ऊंट है, ऊंट कह सकते हो भाई, ऊंटों की आकृति। अगर कोई ये समस्या इससे समझ जाए तो इससे समझ जाओ भाई, ओठों की आकृति कहो या होठों की आकृति कहो। होठों की आकृति के आधार पर पूछ रहा है, के आधार पर, के आधार पर किसके भेद, किसके भेद भाई? स्वरों के भेद। ओष्ठाकृति के आधार पर स्वरों के भेद कितने होते हैं भाई? देखो ओष्ठाकृति के आधार पर स्वरों के भेद कितने। अच्छा, इससे पहले एक बात जो थी हमें आपको समझा रहा था अभी, कि इससे पहले मैंने आपको बताया था कौन सा, ये वाला पॉइंट। तो इस पॉइंट में मैंने आपको बताया था कि ये जो होता है मात्रा उच्चारण, मात्रा और उच्चारण के आधार पर हम बात करें तो एक स्वर ऐसा होता है, कौन सा स्वर है? जिसका नाम है री। ये स्वर कौन सा है? री स्वर है। री जो स्वर है एक ऐसा स्वर है, जब हम उच्चारण करते हैं तो 11 स्वरों में इसको हटा दिया जाता है। क्यों? क्योंकि इसका जो उच्चारण होता है वो इस वाले व्यंजन के समान होता है। व्यंजन में अगर छोटी की मात्रा लगा दिया तो वो भी री होता है। तो हम ये तय नहीं कर पाते कि कौन सी री की बात हो रही है, तो इसलिए री जो है उच्चारण के आधार पर कम हो जाता है। लेखन के आधार पर हमारे रहते हैं, लेकिन उच्चारण के आधार पर कम हो जाता है। और उच्चारण के आधार पर कम हो जाता है, फिर हमने री को यहाँ क्यों लिखा? क्योंकि एक पॉइंट और लिखा हुआ है मात्रा। मात्रा मतलब सबसे कम समय अगर प्रयोग हो रहा है तो मात्रा मतलब यहाँ हो जाएगा री, क्योंकि री के बोलने में सबसे कम समय का प्रयोग होता है। समझ पा रहे हैं ना? तो मैंने आपको इस बात को बता दिया कि भाई री जो होता है उच्चारण के आधार पर एक पॉइंट में कम रहेगा बोलने के आधार पर, ठीक है। चले भैया आगे। हाँ, हम कहा चल रहे थे? हम यहाँ चल रहे थे ओष्ठाकृति मतलब होठों की आकृति के आधार पर स्वरों के भेद पूछ रहा है भाई। करना कुछ नहीं है, करना ये है कि आपको ये जानना है। क्या जानना है? अब स्वयं से सोचो, जब भी आप एग्जाम हॉल में बैठे हैं तो अब दूसरों पर विश्वास मत करो। वैकेंसी कम होती है, लोगों की संख्या ज्यादा होती है, करोड़ों में संख्या हो जाती है कभी कभी, तो करोड़ों में तो वो काफी कम होती है, कभी उसकी फार्म भरे रेलवे वगैरह की, वरना लाखों में तो संख्या रहती है, ठीक है। अब लाखों में संख्या रहती है तो एक बात बताओ, लाखों की संख्या में कोई आपको सही बता देगा इस बात का आपको पता है? या कोई व्यक्ति ये आपको कंफर्म पता है कि मेरा जो पड़ोसी बैठा है वो एकदम सही बैठा है, वो आपको बता सकता है? या ये उम्मीद करके जाएंगे आप मेरा पड़ोसी बता देगा? कभी उम्मीद मत करो, कभी भी उम्मीद मत करो। और कभी कोई सोच भी ले तो वो गलत है। कोई नहीं बताता एग्जाम में, ठीक है। सब अपना अपना पेपर करने में लगे रहते हैं। कोई इशारा भी करता है ना, वो इशारा भी गलत होता है, ध्यान रखना। देखो भाई आगे, ओष्ठाकृति होठों की आकृति के आधार पर स्वरों के भेद। स्वरों के भेद की अगर चर्चा की है, कितने भेद होते हैं? देखो, अब किसी स्वर को बोलो तो या तो आपका होठ गोल हो जाएगा या फिर आपका होठ गोल नहीं होगा। अगर हो जाएगा तो क्या होगा आपका? तो कहलाएगा आपका वर्तुल या वृत्ताकार। वृत्ताकार किसे बोलते हैं भाई? वृत्ताकार को ही हम क्या कहते हैं? वृत्ताकार को ही हम कहते हैं वर्तुल स्वर। क्या कहते हैं भाई? वर्तुल स्वर कहते हैं, ठीक है। और दूसरा पॉइंट कौन सा हो जाता है मेरे पास? अवृत्ताकार। कौन सा हो जाएगा? अवृत्ताकार, जिसे हम क्या बोलते हैं? जिसे बोलते हैं अवर्तुल स्वर। क्या बोलते हैं भाई? अवर्तुल स्वर। एक हो जाएगा वृत्ताकार, एक हो जाएगा अवृत्ताकार। मैं एक सिंपल शब्दों में ये कहा जाए कि वृत्ताकार क्या होता है। देखो भाई, वृत्त मतलब गोला होता है, इतना आप जानते हैं कि वृत्त के समान जिसका आकार, वृत्त के समान है जिसका आकार, वो वृत्ताकार। तो मैंने कहा भाई अगर किसी स्वर को बोलते समय आपका होठ कैसा हो जाए? गोल हो जाए, तो वो क्या कहलाएगा? वृत्ताकार या वर्तुल स्वर कहलाएगा। लेकिन यदि किसी स्वर के बोलने पर आपका होठ गोल ना हो, क्या आपका होठ गोल ना हो, तो क्या कहलाएगा? अवृत्ताकार या अवर्तुल स्वर। क्योंकि आग मतलब आ का जो अर्थ लिया जा रहा है वो किससे लिया जा रहा है? नहीं से। और वृत्ताकार मतलब गोल, जो गोल ना हो वो क्या कहलाएगा? अवृत्ताकार। वर्तुल जो ना हो, आ मतलब यहां नहीं से, और वर्तुल मतलब गोल, जो गोल ना हो वो क्या कहलाएगा? अवृत्ताकार या अवर्तुल स्वर कहलाएगा। क्लियर इतनी बात? चलो आगे हमने देखा कि भाई होते क्या है, तो मैंने आपको बता ही दिया, लेकिन एक परिभाषा के स्वरूप आप समझे
तो मैं आपको बता दूं क्या होते हैं भाई। ये देखो, वृत्ताकार के बारे में अगर मैं बात करूं तो मैं ये कहूंगा, वृत्ताकार जिन स्वरों के उच्चारण में, जिन स्वरों के उच्चारण में, जिन स्वरों के उच्चारण में होठों की आकृति, होठों की आकृति कहो या ओष्ठ की आकृति, होठों की आकृति, होठों की जो आकृति होती है वो किसके समान, वृत्त मतलब गोला, वृत्त मतलब गोला, लिख दे रहा हूं आगे ब्रैकेट में जिससे आप समझ पाए अपनी भाषा में, वृत्त के समान, वृत्त के समान हो जाती है, वृत्त के समान हो जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, हो जाती है, उन्हें क्या कहेंगे, वृत्ताकार या वर्तुल स्वर कहेंगे, उन्हें वृत्ताकार या वर्तुल स्वर कहेंगे, उन्हें क्या कहेंगे भाई, वृत्ताकार या वर्तुल स्वर कहते हैं। ठीक है भाई, वृत्ताकार या वर्तुल स्वर कहते हैं। अगली पंक्ति में कहा जा रहा है कि भाई अवृत्ताकार क्या होता है, सेम परिभाषा में बस नहीं जोड़ना है कि भाई जिन स्वरों के उच्चारण में, क्या कहेंगे इनको, देखो परिभाषा को रट्टा मत मानना, हिंदी में कभी कोई बात को रट्टा नहीं मानना होता है, केवल समझना होता है। अगर आपके जहन में इस बात को बैठाना, अपने जहन में आपको इसको, तो आपको केवल समझने पर ध्यान देना होगा, शब्दों पर ध्यान देना होगा, हर शब्द अपना अर्थ खुद बताएगा, आपके आगे चल चल के बताएगा। देखो तो जो मैंने आपको जैसे बताया, जिन स्वरों के उच्चारण में, जिन स्वरों के उच्चारण में, जिन स्वरों के उच्चारण में होठों की आकृति, किसकी आकृति साहब, होठों की आकृति, होठों की आकृति किसके समान नहीं होती भाई, होठों की आकृति वृत्त मतलब गोला, वृत्त के समान, वृत्त के समान नहीं होती, वृत्त के समान नहीं होती, उन्हें क्या कहेंगे भाई, उन्हें अवृत्ताकार है, उन्हें क्या कहेंगे, अवृत्ताकार या अवर्तुल स्वर, जो वर्तुल ना हो क्या कहेंगे, उसे अवर्तुल स्वर कहते हैं, उसे उन्हें क्या कहेंगे, अवृत्ताकार या अवर्तुल स्वर कहते हैं, तुल स्वर कहते हैं। भाई हम कैसे पहचान करें कि कौन सा वर्तुल है कौन सा वर्तुल नहीं है, बहुत सिंपल तरीका है, बहुत सिंपल। आपको करना क्या है, आपको कुछ नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, कुछ भी नहीं, समझ रहे हैं ना। आपको केवल स्वर पता होना चाहिए, कौन सा स्वर पूछ रहा है, आराम से बोल तो सकते हैं ना, केवल अपने मन मन में बोल रहे हैं। क्या बोलना है, ऐसा आपको बोलना है ये भाई, क्या बोलना है, मैं देखो साइड में करता हूं, थोड़ा सा दिखाई दे रहा है ना, इतना चलेगा, हाँ जी चल रहा है इतना, ठीक है भाई चल रहा है तो ठीक है, आगे बढ़ाते हैं। देखो अब मैंने आपसे ये कहा कि ये जो है कौन सा एग्जाम्पल इसके अंतर्गत आएगा, आपको खुद ही बताना है। देखो मैं तो बहुत कम बताऊंगा, इसमें आप खुद बोलना स्टार्ट कर दोगे कि इसके अंतर्गत कौन सा एग्जाम्पल आने लगे। आराम से बोल के देखो, आराम से बोलना है, गोल नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है, गोल हुआ नहीं हुआ, तो जिसमें गोल नहीं होगा वो क्या होगा आपका, अवृत्ताकार या आवर्तुल, होगा नहीं होगा, बताया मैंने अभी। अच्छा बोलो देखो जो लोग कहना छोटा बड़ा छोटी बड़ी, तो छोटा बड़ा तो कहना भूल जाओ भाई, क्योंकि छोटे बड़े का यहाँ कोई रोल नहीं है। अब आराम से बोलेंगे ई, तो ये क्या होगा, बोलो आराम से बोलो आ जब बोलेंगे तो गोल होठ नहीं हो, बोलो थोड़ा सा खोया लेकिन गोल फिर भी नहीं हुआ। मैंने बोला ई गोल नहीं हुआ तो कहा जाएगा आपका अवृत्ताकार में। मैंने बोला ई तो क्या हो जाएगा आपका अवृत्ताकार में। बोला ओ हो गया,
हो गया होठ गोल। अगर होठ गोल हो गया तो मेरे भाई होठ गोल हो गया तो रखो ना इसमें वृत्ताकार में। बोलो ऊ तो क्या कहलाएगा, तो ये कहलाएगा साहब आपका वृत्ताकार है। बोलो ए, अच्छा री रह गया है, बोलो री नहीं हुआ, यहां रख दो भाई। बोलो ए कहां जाएगा, ए होठ गोल हो रहा है नहीं हो रहा, तो कहां जाएगा, ए हो जाएगा इधर। बोलो आई, आई हो जाएगा इधर। बोलो ओ होठ गोल हो गया, अगर हो गया तो इधर रखो वृत्ताकार या वर्तुल में। बोलो औ तो औ कहां हो जाएगा आपका वृत्ताकार या वर्तुल। बोल के देखो, खुद बोल के देखो, आपको महसूस होगा कि हम मैंने जो बोला वो मैंने याद नहीं किया। आपको महसूस होगा कि मैंने याद नहीं किया, केवल मैंने समझा और समझने के आधार पर मैंने पूरे के पूरे पॉइंट को मैंने ऑब्जर्व कर लिया, मैंने ग्रहण कर लिया। समझ पा रहे भाई, कोई दिक्कत यहां तक, कोई परेशानी? चले आगे, आया समझ में है? चले, चलो भाई आगे बढ़ा जाए। जिन लोगों को आगे स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लेना है, और जिसको आगे क्लास कंटिन्यू करनी है रोक रोक के आप क्लास देख लेना। अगर कोई बाद में देख रहा है तो ठीक है, अगर आप नोट्स बनाते चल रहे हैं साथ साथ तो लिख भी सकते हैं मेरे साथ साथ, और अगर आप आराम से बेड पे पड़े हुए आराम से देख रहे हैं तो बाद में आराम से रोक रोक के लिख लेना, ठीक है। चलो भाई आगे हेडिंग डाल के लिखेंगे 3 के बाद नंबर 4 की। नंबर 4 की हम चर्चा करें तो नंबर 4 पे हमारा आ जाएगा, एक पॉइंट पढ़ने को मिलता है, जिह्वा। जिह्वा किसे बोलते हैं भाई? देखो बड़ी समस्या है हमारे भारत में, बड़ी समस्या है। जो हिंदी लिखते हैं ना वो उन लोगों के बीच में एक समस्या है हा के अंदर वर्णों को रखने की। देखो जैसे हमारे सामने वर्ण है हा वर्ण है, अब हा में हमें क्या निकालना है, ना, तो क्या लिखेंगे, हा करेंगे, ऐसे कर देंगे पर पता ही नहीं चलेगा लिखा गया, वो रा लिखा है, ना लिखा है, मां लिखा है, पता नहीं चल रहा। कुछ नहीं करना आपको, पहले हा लिखो, आराम से उसमें ना निकाल दो। अगर हा में से आपको क्या निकालना है, वाह निकल गया साहब। यदि इस, अब आपको लग रहा हो ये तो बड़ा सा लिख रहा हूं, कॉपी में हम छोटा छोटा लिखते हैं भाई, है कॉपी में तो नहीं आ पाएगा। अरे आ जाएगा, 2-4 बार लिखोगे थोड़ा सा कम समझ में आएगा, फिर धीरे धीरे लेखन में सुधार हो जाएगा, वो आराम से स्पष्ट हो जाएगा। और यदि फिर मैंने कहा मुझे हा में निकालना, क्या निकालना है, मुझे हा में निकालना है रा, तो निकल जाएगा सर। यदि मुझे हा में क्या निकालना है, यदि हा में निकालना है मुझे माँ, जैसे मुझे ब्रह्मा लिखना होता है, ब्रह्मा, या मुझे लिखना होता है ब्राह्मण, तो ये हा में माँ कैसे निकलता है, हा में माँ यही से निकल जाता है भाई, दो ये गया निकल गया। समझे नहीं समझे? तो आप किसी भी वर्ण का प्रयोग इसमें से कर सकते हैं, ठीक है ना। चलें भैया आगे इसको बताया जाए। चलो तो देखो हा में मैंने क्या निकालना, वाह। अच्छा जिह्वा का मतलब क्या होता है? जिह्वा का मतलब होता है मेरे भाई जीव। क्या होता है? जिह्वा का मतलब होता है मेरे भाई जीव। जिह्वा की गतिशीलता, जिह्वा की क्या पूछ रहा है, जिह्वा की गतिशीलता। गतिशीलता का मतलब है आपकी जीव कभी कभी आगे भागती है, कभी कभी बीच में रहती है, कभी कभी पीछे भागती है। भाई किसी भी स्वर को बोलते समय या किसी भी वर्ण को बोलते समय या तो जीव आपके आगे की ओर भागेगी, या बीच में रहेगी, या फिर एकदम पीछे की। अब देखो, अब इसमें ये पूछ रहा है कि जिह्वा की जो गतिशीलता है, गतिशीलता के आधार पर, गतिशीलता के आधार पर स्वरों के भेद करने, गतिशीलता के आधार पर स्वरों के भेद, कितने भेद होते हैं भाई? आधार पर स्वरों के भेद कितने होते हैं? कौन बता रहा भाई? देखो आगे, जिह्वा की गतिशीलता के आधार पर जो स्वर होते हैं ना भाई, मैंने अभी आपको बताया 3 प्रकार। अरे या तो आगे जाएगी, या बीच में रहेगी, या पीछे की ओर जाएगी। जब जीव आपकी आगे की ओर जाए, जब जीव आपकी आगे की ओर जाएगी तो क्या कहलाएगी? अग्र स्वर। ऐसा स्वर क्या कहलाएगा आपका? अग्र स्वर। यदि आपकी जीव बीच में रहेगी तो स्वर क्या कहलाएगा आपका? मध्य स्वर। यदि आपकी जीव पीछे की ओर भागेगी तो क्या कहलाएगा आपका? पश्च स्वर। तो मेरे पास 3 पॉइंट हैं, इन 3 पॉइंटों में आपसे ये कहना चाहूंगा कि मेरे पास या तो जीभ आगे की ओर जा रही है, ये बीच में रह रही है, या पीछे की ओर जा रही है। आराम से समझने का प्रयास करें।
मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि देखो भाई, देखो मैं आपको बताता हूं, ड्राइंग आपको पूरा मुंह नहीं बनाना है, आपको केवल ऊपरी हिस्सा बनाना है। ये आपका ऊपरी हिस्सा है, दांतों से ऊपर वाला हिस्सा। इधर जो आपके दांतों का हिस्सा होता है, इधर किसका हिस्सा होता है, दांतों का। अब देखो ध्यान रखना, यदि किसी स्वर के बोलने में, यदि किसी स्वर के बोलने में जीभ आपकी आगे की ओर लगे, दांतों के ऊपर वाले भाग में लगे, तो वो क्या कहलाएगा, अग्र। अगर आपकी जीभ बीच में की बीच में रहे, आगे पीछे कहीं ना जाए, तो क्या कहलाएगा आपका, मध्य। और यदि आपकी जीभ पीछे जाती है, थोड़ा सा पीछे बैक मारती है, समझ जाना क्या होगा आपका, पश्च स्वर। क्या हो जाएगा आपका वो, पश्च स्वर। तो देखो बोलना है, आराम से बोलना है। हो सकता है दो चार लोगों को दो चार बार बोलने में आनाकानी हो, थोड़ा दिक्कत होगी, ये बात समझने में कि जरूरी नहीं है आप मेरी आवाज को सुनने के बावजूद भी खुद महसूस कर सकते हैं कि मैंने क्या बोला। देखो भाई, अग्रस्वर होता क्या है, अग्रस्वर के बारे में अगर चर्चा की जाए तो अग्रस्वर में कहना चाहूंगा कि जिन स्वरों के बोलने में या जिन स्वरों के उच्चारण, जिन स्वरों के उच्चारण में क्या होगा भाई, अग्रभाग सक्रिय रहेगा, या तो अग्रभाग क्या रहेगा, सक्रिय रहेगा। अगर अग्रभाग सक्रिय ना होगा तो हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, अग्रभाग सक्रिय रहे या जीभ, या जीभ आगे की ओर जाए, या जीभ आगे की ओर, आगे की ओर का मतलब है दांतों की ओर आए, आगे की ओर जाए, ऐसे स्वरों को किस नाम से जाना जाएगा, अग्र स्वर के नाम से जाना जाएगा। क्लियर है वही बात। चले भाई आगे, मध्य स्वर क्या होता है, वे स्वर जिनके उच्चारण में, जिनके बोलने में, उच्चारण मतलब बोलने में, जिनके उच्चारण में, जिनके उच्चारण में, जिनके उच्चारण में जीभ कहां जाएगी, जीभ ना तो आगे की ओर, ना तो आगे और ना ही पीछे, ना तो आगे और ना ही, और ना ही पीछे, कहा, ना ही पीछे की ओर जाती है, और ना ही पीछे की ओर जाती है। अर्थात, अर्थात कहां रहती है फिर वो, अर्थात वो जो रहती है वो रहती है आपके बीच में। कहां रहती है, अर्थात, अर्थात बीच में रहती है, अर्थात बीच में रहती है। उसे हम क्या कहते हैं, उसे कहेंगे भाई मध्य स्वर। क्या कहेंगे भाई, मध्य स्वर। ठीक है ना, क्लियर है बात, कोई दिक्कत। चले भाई आगे, पश्च स्वर क्या होगा, पश्च स्वर को हम ऐसे कहेंगे कि जिन स्वरों के बोलने में या जिन स्वरों के उच्चारण में, जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ, जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ पीछे की ओर जाती है, पीछे की ओर जाती है, या पश्चिम भाग, या पश्चिम भाग सक्रिय रहता है। इस बीच वाले को मध्य भाग सक्रिय कर सकते हैं, पश्चिम भाग सक्रिय रहता है, पश्चिम भाग सक्रिय रहता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे कहते हैं मेरे भाई पश्च स्वर। ठीक है, कोई दिक्कत। चले भाई आगे, देखो आगे मैंने कहा कि अब इनकी बात आई, होते कौन कौन से, सब बड़ी समस्या तो ये है कौन कौन से। देखो भाई, कोई बोलते हैं आराम से बोलना, कोई जल्दीबाजी नहीं है, जल्दीबाजी करोगे तो ये भी जानने से रह जाओगे वंचित। समझो भाई कौन कौन से स्वर होंगे इसमें, मैं थोड़ा सा छोटा करता हूं इसको, और इसके आधारों की चर्चा के साथ साथ इसके स्वरों की चर्चा करते थे। ओ, अरे भाई इतना नाराज काहे उतरे। देखो अग्र स्वर,
बात आई अग्र स्वर की। पहले मैं आपके सामने इधर साइड में लिख दे रहा हूं कि आपको कौन कौन से स्वरों को यहाँ से उठाना है, स्टार्टिंग कहाँ से होगी। जिन लोगों को ये पता है अच्छी बात है, नहीं पता है कौन कौन से स्वर होते हैं और अच्छी बात है, वो जानते रहो। भाई दुनिया में तो आपको कुछ ना कुछ नया सीखना पड़ेगा। यदि आपको नौकरी चाहिए तो आपको सीखना तो पड़ेगा। बात समझ पा रहे हैं ना भाई। ए आई ओ और औ। थोड़ा सा आपको अजीब सा लगेगा कि इसको हम ए बोलेंगे और इसको आई बोलेंगे। आई का मतलब ये होता है कि यहाँ पर बड़ी ए का प्रयोग हो रहा है, ठीक है। आई का मतलब क्या है, बड़ी ए का प्रयोग। और ओ के साथ साथ हम बड़े ओ का प्रयोग करेंगे, मतलब बड़े ओ को मतलब औ का प्रयोग करेंगे, ठीक है। यहां तो कोई समस्या तो नहीं है ना। अब देखो इन स्वरों को रखना स्टार्ट करो, जैसा आप बोलो वैसा आप यहां पर रखते जाओ, ठीक है। अब इनको रखना स्टार्ट करो थोड़ा सा। चले भैया आगे चले। चलो हम क्या देख रहे थे, आ ई उ री ए ऐ ओ औ, ठीक है। इन स्वरों को हम 11 स्वरों को ठिकाने लगाते। ठिकाने कैसे लगाएंगे, देखो भाई ठिकाने में इनको लगाते हैं कैसे कैसे। मैंने आपसे कहा कि अग्र स्वर में आराम से बोलोगे, देखो अ। कुछ लोगों की जीभ आगे भाग रही होगी, अरे आगे नहीं आ रही, बीच में रहेगी। देखो ध्यान से बोलोगे, देखो बोलो अ। ना जीभ आगे की ओर गई ना पीछे की ओर। जब जीभ ना तो आगे की ओर जाए ना पीछे की ओर जाए, बीच में रहे। कहां रहे, ना तो आगे की ओर जाए ना ही पीछे की ओर, कहां रहती है, बीच में रहती है। तो स्वर कौन सा होता है आपका, मध्य स्वर। और आपको मैं बता दूं, इस आ को केंद्रीय स्वर, इस आ को केंद्रीय स्वर भी कहा जाता है। और भी नाम जान लो साहब। इसी आ को उदासीन स्वर, क्या कहते हैं मेरे भाई, उदासीन स्वर के नाम से भी जाना जाता है। कोई दिक्कत, चलें भाई आगे। अच्छा आगे कहानी खत्म हो गई, इसके बाद बात करते हैं आ। अब देखो मैंने कहा छोटा बड़ा कुछ नहीं खेल करेगा यहाँ पे, आपको आ। अब ये देखो आ बोलेंगे आ, तो थोड़ा सा मुंह खुलेगा और हल्का सा जीभ पीछे आएगी। अब आप ये इंतजार मत करना जीभ कहेगी आपसे आगे भाई साहब मैं पीछे आ गई हूँ, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो देखो मेरी बात समझने का प्रयास करना कि इसमें आपको क्या करना है, आपको आराम से खुद से महसूस करना है कि जीभ हमारी थोड़ा सा पीछे भी हो जाए, थोड़ा गड्ढे में आए, समझ जाना पश्च स्वर है, पीछे जा रही है तो पश्च होगा। तो देखो मैंने बोला आ, जीभ थोड़ा सा गड्ढे में गई तो ये क्या हो जाएगा आपका, पश्च स्वर हो जाएगा, ठीक है। दोनों हो गए। इसके बाद हम बात करते ई, क्या बोलते हैं ई। ई देखो जीभ कहां छू रही है, मैं दिखाऊंगा आपको। देखो अभी आपकी जीभ कहीं भी जा रही है, अब आगे आने लगेगी जीभ आपकी, जैसे अगले ये इधर दांत का हिस्सा है, यहाँ जो है ना ऊपर हिस्सा, ये इस हिस्से में आके छू रही है दांतों के ऊपर ई, और वो भी ऐसे छू रही है, ऐसे इसे टच कर रही है, पूरे इसको हिस्से को घेर रही है। ई बोलेंगे ई। जब ई इधर बोलेंगे तो ये तो बड़ी किधर आएगी, बड़ी भी तो इधर ही आएगी, तो ई ई क्या होंगे, ई ई। उसके बाद क्या आएगा भाई, उसके बाद क्या आ गया, ई भी हो गया, बड़ी ई भी हो गया। बोलो ऊ, बोलो आराम से ऊ। क्या हुआ, ऊ कहां जाएगा, आगे या पीछे। जिन लोगों का आगे जा रहा है ना वो थोड़ा सा ध्यान दें। अब देखो ध्यान देना कि आपके होठ आगे आ रहे हैं ना कि जीभ आगे आ रही है। आपको क्या करना है आगे, आपको जीभ आगे बतानी है, आगे आ रही है पीछे आ रही है। तो देखो बोलोगे, देखो ऊ जो बोल रहे हैं तो आगे होठ आ रहे हैं और जीभ थोड़ा सा पीछे आ रही है, पीछे बैक गियर मार रही है। तो कहां डाल देंगे भाई, ऊ को डाल देंगे हम ऊ। तो ये हो जाएगा आपका किसमें, पश्च स्वर, ठीक है ना। क्लियर है बात है, और कोई दिक्कत। अच्छा इसके बाद कौन सा आ रहा, री। री तो आगे जा ही रही है, इसको भी हम समझ पा रहे हैं।
री कहाँ जा रही है, आगे की ओर जा रही है। इसके बाद कौन सा स्वर आ रहा है, बोलो भाई ए, क्या बोलेंगे ए। अब इसमें कभी कभी हमें महसूस नहीं हो पा रहा है ए जो जा रहा है वो किधर जा रहा है, आगे की ओर जा रहा है, पीछे की ओर जा रहा है, समझो। जब भी आपको ए नहीं समझ में आए तो मुझे एक बात कहो, इस ए के बनाने में, इस ए के बनाने में मैंने किस किस का प्रयोग किया, मैंने प्रयोग किया आ का और ई का प्रयोग किया। तो मुझे एक बात बताओ कि इसमें आ की तो कहानी निबट चुकी है, मध्य स्वर में आ ही आता और तो आ नहीं रहा है। अब आ तो मध्य स्वर में आ गया, तो ये बताओ बचा क्या, आपके पास बचा ई। तो समझ लेना कि जहां जहां ई होगी, जहां जहां ई होगी वहां वहां क्या होगा, ए होगा। जहां जहां ई होगी तो ई कहां है भाई, अग्र स्वर में। तो समझो, अब बोल के देखो ए, अब देखो आपकी जीभ आगे की ओर भाग रही होगी, भाग रही है? देखो बिना डॉक्टर के आगे जीभ भाग रही, तो इससे अच्छा डॉक्टर फोन मिलेगा तुम्हें। ए, और जहां ए होगा वहां तो आई आना स्वाभाविक सी बात है। वहीं देखो आई बोलेंगे तो आपकी जीभ फिर से आगे आगे आएगी। अब देखो ओ बोलो, ओ बोलने में भी अगर आप पहचान नहीं पा रहे हैं तो आप फिर से इसको ऐसे समझो कि ओ के बोलने में, ओ के निर्माण में, ओ के निर्माण में मैंने किस किस का प्रयोग किया, ओ के निर्माण में मैंने आ और ऊ का प्रयोग किया, जिसमें आ की कहानी तो खत्म हो चुकी बीच में, और बचा गया ओ। जहां जहां ऊ होगा वहीं वहीं क्या होगा, ओ होगा। जहां जहां ऊ होगा वहां वहां क्या होगा, ओ होगा। तो देखो ऊ का है वही, ऊ ही रहा आपका, तो ऊ के साथ साथ क्या आ जाएगा, ओ। अब देखो बोल के देखो, एक बार बोल के देखो ओ जब बोल रहे हैं तो आपका हल्की सी जीभ पीछे आ रही है, ठीक है ना। ऐसा तो नहीं आप ये सोच रहे हैं कि बहुत सारी जीभ हमारे पीछे हटेगी तभी हम पश्च स्वर कहेंगे, जीभ आगे आगे कहेगी, देखो भाई मैं आगे आ गई तब तब आप मुझे अग्र मारेंगे, ऐसा तो नहीं है ना। तो आपको केवल इतना समझना है कि ओ और औ कहां पर हो जाएगा, ओ और औ आपका हो जाएगा पश्च में, ठीक है भाई। तो ओ की भी कहानी खत्म होगी और औ की भी। अब बताओ क्या है ऐसी बात जो ना समझ में आई है, कुछ पूछना है, क्लियर है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है भाई। चले आगे, अगर किसी को कोई प्रश्न हो तो एक बार मुझसे पूछ लो, अगर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है तो कमेंट में भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन मन में डाउट आपको नहीं रखना है, ठीक है। एक बार मैं इसको बता देता हूं, एक बार मैंने आपको बताया था, सबसे पहले स्टार्टिंग हमने की थी कहां से, वर्ण से हम स्टार्टिंग कर रहे थे, वर्ण के बारे में पढ़ रहे थे। वर्ण के बारे में हम जब पढ़ रहे थे स्वरों की चर्चा की थी और व्यंजनों की। उसमें अभी हम जो चर्चा कर रहे थे वो किसकी चर्चा कर रहे थे, स्वरों की। उसमें अभी पहला भेद था आपका स्वरों के भेद, हम भेद पढ़ रहे थे, कौन सा, स्वरों के भेद। इसके बाद हमने देखा कि देखो इससे पहले वाली क्लास में हमने पहले भेद को कंप्लीट कर लिया था, कौन सा वाला, उत्पत्ति के आधार पर जो स्वर होते हैं उसको हमने कंप्लीट कर लिया था। हमारा जो पॉइंट चल रहा था वो क्या चल रहा था, नंबर 2। नंबर 2 मतलब मात्रा या उच्चारण के आधार पर स्वरों के भेदों की चर्चा कर रहे थे। उसमें ये जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं भाई, ये होते हैं आपके 3 प्रकार के। नंबर 1 ह्रस्व स्वर, नंबर 2 दीर्घ स्वर, नंबर 3 प्लुत स्वर। पहला जो ह्रस्व स्वर है इसको और किस नाम से जाना जाता है, इसको एक मात्रिक स्वर के नाम से जाना जाता है। जो दूसरा स्वर है दीर्घ स्वर, इसको किस नाम से जाना जाता है, इसको द्विमात्रिक के नाम से जाना जाता है। तीसरा जो स्वर है प्लुत स्वर, इसको किस नाम से जाना जाता है, इसको त्रिमात्रिक स्वर के नाम से जाना जाता है। और यदि बात की है होते कौन कौन से हैं, तो मैंने आपको बताया था आ ई उ री, ये क्या कहलाएंगे आपके ह्रस्व स्वर। देखो ध्यान रखना, यही ह्रस्व स्वर, यही ह्रस्व स्वर और क्या क्या कहलाते हैं, इनको मूल स्वर भी कहते हैं। क्या कहते हैं साहब, इनको मूल स्वर भी कहते हैं, इनको ह्रस्व स्वर भी कहते हैं। ह्रस्व स्वर के साथ साथ, ह्रस्व स्वर के साथ साथ मैंने और भी एक और बताऊंगा मैं आपको, अगर हम जब छंद पढ़ेंगे तो हम जानेंगे लघु गुरु। तो लघु जो वर्ण होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, वो लघु स्वर यही होते हैं, लघु वर्ण कहते हैं। लघु स्वर कौन से हो जाएंगे हमारे, आ ई उ री, ये हमारे लघु होते हैं। मतलब ये जिसके साथ जुड़ जाते हैं, हालांकि वो भी लघु वर्ण कहलाता है, चाहे वो व्यंजन हो चाहे कुछ भी हो, ठीक है। लेकिन ये हमारे 3 नामों से भी जाना जाता है। इसके बाद दीर्घ स्वर तो हमने जान लिया कौन कौन से होंगे, आ ई उ ए ऐ ओ औ, और बाकी जो बचे वो सभी हमारे क्या हो जाएंगे, ये यहां से यहां तक, ठीक है। बाकी जो बचे हमारे उत्तेजना समय जिसमें लग रहा है वो त्रिमात्रिक, जिसको हम क्या कहते हैं प्लस स्वर, त्रिमात्रिक स्वर हो गया। ह्रस्व स्वर से तेगुना समय लगेगा 3 मात्रा का, ये क्या है, ह्रस्व स्वर के चिन्ह है। चिन्हों का प्रयोग हम करेंगे, चिन्हों का प्रयोग करते समय हम क्या करेंगे साहब,
चिन्हों का प्रयोग करते समय इनके ऊपर से सिरोरेखा को नहीं गुजारेंगे, ऐसे आपको सिरोरेखा नहीं गुजारनी है, ठीक है भाई। इसके बाद मैंने आपसे कहा था कि इसमें कौन कौन से सभी दीर्घ स्वर आ जाएंगे और प्लस छोटा भी साथ में आ जाता है। उदाहरण मैंने आपको बताया था ओम, ठीक है। ओम आपके सामने एग्जाम्पल आएगा, पूछेगा आपसे कि बताओ भाई ये जो एग्जाम्पल है ये कौन से स्वर का एग्जाम्पल है, तो आपको बताना होगा कि ये आप जो एग्जाम्पल है आपका वो किसका है, प्लस स्वर का एग्जाम्पल है। यहाँ जो राम शब्द है वो भी आपको प्लस स्वर का है। ये जो ओम है ये किसका है, दीर्घ का है, मैंने आपको बताया था इसमें। अच्छा री और री मैंने आपको बताया था, री जो होता है व्यंजनों उच्चारण के आधार पर री को कम कर दिया था, मतलब हालांकि 11 स्वर है, 11 स्वर में एक कम कर दिया हो जाएगा, एक कम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 10, मतलब उच्चारण के आधार पर हम जब संख्या देखेंगे 10 हो जाएगी। क्यों, क्योंकि एक क्या हो जाता है, ये जो री है स्वर, ये वाला स्वर जो है वो इस वाले व्यंजन के समान बोलने में लगता है, इसलिए हम इसको एक कम कर देते हैं। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि इसका जो प्रयोग होता है, किसका प्रयोग भाई, पुरुष स्वर का जो प्रयोग होता है कहां कहां होता है, पुरुष स्वर का प्रयोग रोने में होता है, चीखने में होता है, चिल्लाने में होता है, पुकारने में होता है, और कहां होता है, और नाटक के संवादों में भी होता है भाई। कहां होता है, नाटक के संवादों में किया जाता है। इसके बाद देखो भाई, इसके बाद मैंने आपको बताया उष्ठाकृति मतलब होठों की आकृति के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं आपके, 2 प्रकार के। कितने प्रकार के, 2 प्रकार के। मैंने पहला कौन सा भेद बताया आपको, वृत्ताकार। वृत्ताकार मतलब दूसरा नाम क्या था, वर्तुल। और दूसरा कौन सा भेद बताया, जिसका नाम था अवृत्ताकार। अवृत्ताकार का दूसरा नाम क्या था, अवर्तुल। अब मैंने आपसे पूछा कि वृत्ताकार जो स्वर है, वृत्ताकार जो स्वर है कौन सा कहलाएगा, जिन स्वरों के उच्चारण में होठों की आकृति कैसी हो जाएगी, वृत्त मतलब गोल की, गोले के समान हो जाएगी, वो क्या कहलाएगा, उसे हम क्या कहेंगे, वृत्ताकार या वर्तुल स्वर कहते हैं। कौन कौन से, उ ऊ और औ, ठीक है। अवर्ताकार या अवर्तुल स्वर किसे कहेंगे, जिनमें होठ जो है गोल नहीं होते, जिन स्वरों के उच्चारण में होठों की आकृति वृत्त के समान नहीं होती, उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें वृत्ताकार, अवर्ताकार या अवर्तुल स्वर कहते हैं। कौन कौन से, आ ई री ए आई। क्लियर है भाई, कोई दिक्कत है यहां तक, चले। जो भी आपका कमेंट हो, जो भी आपको कुछ पूछना हो आगे बता दीजिएगा। अच्छा ये जिह्वा की गतिशीलता हमने देखी, जिह्वा की गतिशीलता में मैंने आपको बताया था कि जिह्वा की गतिशीलता के आधार पर स्वरों के भेदों को हमने 3 भागों में बांटा। नंबर 1 है अग्रस्वर, नंबर 2 मध्य स्वर, नंबर 3 पश्च स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में क्या होगा, अग्रभाग सक्रिय होगा या जीभ कहां जाएगी, आगे की ओर जाएगी, वो ये वाले स्वर हैं। कौन कौन से हैं, ए री ए आई। उसके बाद मध्य स्वर में कहा, जिन स्वरों के उच्चारण में बीच में रहेगी जीभ, मतलब जिनके उच्चारण में ना तो जीभ आगे की ओर जाएगी ना ही पीछे की ओर जाती है, उसे अर्थात बीच में रहती है, उसे हम क्या कहते हैं, मध्य स्वर कहते हैं। कौन सा होता है, अ। इसको केंद्रीय स्वर भी कहते हैं भाई, और दूसरा नाम क्या होता है इसका, उदासीन स्वर भी होता है। पश्च स्वर की अगर बात की जाए तो जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ पीछे की ओर जाती है या पश्च भाग सक्रिय रहता है, उसे हम क्या कहते हैं, पश्च स्वर कहते हैं। कौन कौन सा हो जाएगा, आ उ ओ और औ। बात समझ में आ गई ना, और तो नहीं है। देखो भाई इसके बाद और भी कुछ देखा है, चाहिए स्वर रेखा वाला था, चलो देखे। तो इतनी बात समझ में आ गई। यहां तक अगर किसी का आपका कोई क्वेश्चन रह गया, आपको लगता है मुझे ये बात पूछनी चाहिए, तो आप जो है कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आपको चीजें समझ में आ रही हैं तो आगे बताते रहिएगा, आगे इसी प्रकार से आपकी क्लासों को कंटिन्यू रखा जाएगा। समझ में आ रहे हैं ना। आज के लिए इतना काफी है, मिलेंगे अगली क्लास में स्वरों के भेदों के ऊपर। आगे की क्लास जो रहेगी जारी रहेगी, और इसके आगे क्लास हम जल्द ही आपको कल परसों लगातार मिलती रहेगी, ठीक है। इसके आगे चर्चा हम अगली क्लास में कल करेंगे। आज के लिए इतना काफी है, जय हिंद।